जानवर और इंसानों की प्रेम कहानियां तो बहुत सुने होंगे। इंसान और भूतों की कहानी भी बहुत सुने होंगे, पर आज की कहानी है बड़ी अनोखी सी। उन जीवों के ऊपर जो ना बोल पाते हैं ना सुन पाते हैं, पर वो भी हमारे तरह ही एहसास कर पाते हैं। ये कहानी है उनकी एकता के ऊपर। उनकी भी जिंदगी है, वो भी बहुत कुछ महसूस करते हैं। उनका भी संसार होता है, उनको भी प्यार होता है। इतनी रोमांचक और भावनात्मक कहानी है कि आपकी सोच ही बदल जाएगी। तो चलिए आज की रोमांचक सफर में, और ऐसे ही मुझे सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरी कहानियां अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे और मेरी कहानियों को आप लोगों की बहुत जरूरत है। तो चलिए सुनते हैं आज की रोमांचक कहानी। ये कहानी है 1950 की, जब देश को स्वतंत्रता मिली। सिर्फ 3 साल ही हुआ था। तब न इतनी जनसंख्या थी न पोल्यूशन। देश की जनता तब तक स्वतंत्रता की जश्न मना रहे थे। और वैसे ही देश के कुछ खास जनता, जिनका नाम कोई गिनते नहीं, जिनको कभी कोई पूछते नहीं, वो लोग भी एक सुखी जिंदगी जी रहे थे। कालाहारी पर्वत में बड़ी सुकून से कई हजारों सालों से जी रहे थे चंदनों का परिवार, अपने पड़ोसी कई सारे वनस्पति जातियों के साथ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कहानी है जंगल की, उसमें बसे कुछ खास पौधों की, और उनके साथ जंगल के सारे जानवरों की जो बॉन्डिंग था उसकी, जो एक समय लालची इंसानों को बहुत भारी पड़ा। और इस कहानी के हर एक शख्स को अगर इंसानों की दर्जा दे जाए, तभी इस मिस्टीरियस स्टोरी की दिल से मजा ले पाएंगे। कालाहारी की पहाड़ों में कई सालों से चंदनों का वास था। करीबन 50 से 60 किलोमीटर तक उनका साम्राज्य था। इनकी साम्राज्य चंदनों की कुटीर नाम से प्रसिद्ध थे। चंदनों की पूरी गांव की सुरक्षा के लिए मुखिया जी थे, जिनके 5 लड़के और 2 लड़कियां थी। मुखिया जी कई बार अपने गांव में सभा रखते थे अपनी सुरक्षा के लिए। गांव में करीबन 500 बच्चे थे, 6000 युवा और 3000 बुजुर्ग थे। सुबह की सूर्य किरण में ही सारे पौधे खाना बना लेते थे। फिर दिन भर बच्चे हवाओं के साथ खेलते थे, औरतें गॉसिप करते थे और मधुमक्खियां मस्ती करते थे। बंदरों के साथ खास दोस्ती था मुखिया जी के बड़े बेटे भूरो चंद का। सबसे छोटा बेटा कोको चंद सबसे आलसी था। सुबह बहुत देरी से उठता, कभी कभी शाम तक आलस करके खाना नहीं बनाता था, और फिर सूरज डूबने के बाद उसका बनाना रह जाता था। मुखिया जी की बीवी लाली चंद अक्सर अपने छोटे बेटे को लेकर चिंता करती थी। उनका तीसरा नंबर का बेटा रियो चंद पूरे गांव में सबसे ज्यादा हैंडसम था। उसके पीछे गांव के सारे लड़कियां पागल थी, पर वो प्यार करता था उनके पुश्तैनी दुश्मन अग्निचंद की बेटी सिमीचंद से। कई बार अपना प्यार का प्रस्ताव भी भेजा अपने खास दोस्त बंदरों का सेनापति अलसू के द्वारा। सिमी भी रियो को प्यार करती थी, पर अपने पापा के डर से कभी जाहिर नहीं कर पाई। ऐसे ही गांव में हमेशा हलचल रहता था। औरतों की हंसी मजाक, बच्चों की किलकारी, हवा के साथ पूरे जंगल का अच्छा संबंध था।
सारे पौधे एक दूसरे के पास कोई भी खबर भेजने के लिए हवाओं का इस्तेमाल करते थे। जंगल में हवा खबरियों का काम करते थे। मधुमक्खी, सुरक्षा दल और बंदरे जंगल की बाहर का कुछ खास खबर हो तो जंगल में पास करते थे। पूरा जंगल एक दूसरे की दोस्त और एक दूसरे की संबंधी हुआ करते थे। बाकी के सारे जानवर हर सुख दुख में सारे पौधों की रक्षा करते थे। वो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक दिन सुबह चंदनों के गांव में सब अपना अपना खाना बना रहे थे। तभी छोटे बच्चों की किलकारी आ रही थी। वैसे तो उनके बच्चे रोज ही खेलते कूदते रहते, पर आज का कुछ अलग ही था। मुखिया जी के धर्मपत्नी लाली चंद कहती है, आज मौसम कुछ अलग ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ विपदा आने वाला है। उसकी देवरानी टोक कर कहती है, जी आप बहुत चिंता करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोको को जगाओ, उसको तो देखो, वो तो अभी भी सो रहा है। सूरज ढल जाएगा तो उसका खाना बनना रह जाएगा। बड़ा लापरवाह है। अब तो हम जिंदा है, हमारे बाद उसका क्या होगा। तभी उनकी छोटी देवरानी कहती है, जिज्जी कई दिनों से आपसे कुछ कहना था मुझे, अगर आप नाराज ना हो तो। लाली कहती है, हाँ बोल। वैसे मैं कहाँ नाराज होती हूँ, वो तो तू बात ही ऐसा करती है कि किसी को भी गुस्सा आ जाए। रोमी कहती है, बात तो गुस्सा करने जैसा ही है, पर सच है, मैं नहीं तो कल कोई और बोलेगा। लाली कहती है, अब बता भी दे। वो कहती है, अपना रियो कुछ दिन से अग्निचंद की बेटी को कुछ समाचार भेज रहा है एस्लू के द्वारा। मुझे लगता है कि इन दोनों में कुछ चल रहा है। लाली गुस्से में कहती है, तुझे तो यही सब दिखता है। मुझे तो लगता है कि तू ही अग्निचंद की भाई से लफड़ा कर रही है। इतना खबर नहीं तो कहां से मिलता है तुझे। बस दोनों में झगड़ा चालू हो गया। उधर बच्चों की चिल्लाने की आवाज उनको सुनाई नहीं दे रही थी। तभी मुखिया जी उनके 3 बेटे और बाकी के गांव वालों को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के आवाज दे रहे थे। उसी आवाज में चौथा बेटा कोको का नींद उड़ गया। पूरे गांव में हलचल और रोने की आवाज आ रही थी। 4 बच्चे घायल थे। क्या वजह है ये अभी भी अस्पष्ट था। मुखिया जी ने अर्जेंट मीटिंग बुलाया पूरे जंगल का एक एक सदस्य का। बात कुछ बड़ी लगती है। हवा ने पूरे जंगल के कोने कोने में बात फैला दी। सारे जानवरों को चंदनों के गांव में बुलाया गया और बाकी पौधों, जिन लोगों को चलना नहीं आता, उनके पास सारे खबरों की आदान प्रदान करेगा हवा, बंदर और मधुमक्खियां। सारे जानवर इकट्ठा हुए। मोरनी की दल पूछने लगे, क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी में बुलाया, हमें तो डर लगने लगा, जल्दी से बताइए हुआ क्या आखिर। जिन बच्चों को चोट लगी है उनके परिवार रो रहे थे। हाथी बोलने लगा, मुझे सुबह आपके गांव से बच्चों की बहुत आवाज आ रही थी। पहले तो मैं भी डर गया था, फिर मुझे लगा शायद बच्चे खेल रहे होंगे। चीता गुस्से में बोलने लगे, बच्चों को काफी चोट लगा है, किसकी इतनी हिम्मत है जो इन छोटे बच्चों को चोट पहुंचाया। जंगल के नियम सब भूल चुके हैं क्या। मुखिया जी सबको शांत करा के कहते हैं, बात बहुत चिंता की है। हमारे जंगल पर सबसे बड़ी आतंक फैल चुकी है। हमारे जान के दुश्मनों को हमारा ठिकाना मिल चुका है। हंसनी एकदम से डरकर बोल उठी, इंसान। और पूरे सभा में आतंक फैल गया। सभी पौधे और जानवर बहुत ज्यादा डर गए। फिर एक चंदन गांव निवासी जिसने पूरा हादसा अपने आंखों से देखा, वो पूरा घटना बताते हैं।
दो लोग आज एक बड़ा सा वाहन लेकर जंगल के अंदर आए। पिछले कई सालों तक इंसानों ने यहाँ आने की हिम्मत नहीं की, जिस वजह से बच्चों ने इंसानों को नहीं पहचाना। हमारे बच्चे ये अजीब देखते हुए इंसानों को एक नए प्रकार के जानवर समझने लगे और ये लोग बहुत खुश हो गए ये सोचकर कि हमारे जंगल में नए जानवर मतलब नए दोस्त आए हैं। वो लोग खुशी से झूम रहे थे, हवाओं के साथ नाच रहे थे और तभी एक आदमी कुछ बच्चों के ऊपर एक भयानक हथियार से वार किया और फिर कहते कितने सारे बच्चों के ऊपर वार करते गए। फिर आपस में कुछ बात करके फुसफुस करके वापस चले गए। ना बच्चों की दर्द महसूस किए, ना रोने की आवाज से उनको कुछ फर्क पड़ा। एमो नाम की चील बोलने लगी, ये वही इंसान है ना जिनको आप लोग ऑक्सीजन देते हो, और वो लोग इस ऑक्सीजन की वजह से ही जिंदा है। बाज कहती है सिर्फ ऑक्सीजन, उनको खाना भी यही लोग देते हैं। यही है एहसान फरामोशी की दास्तां। मुखिया जी की पत्नी कहते हैं, पिताजी हमेशा कहते थे कि ये राक्षस कभी तो जरूर आएंगे। रुबाली नाम की गीदड़ चुपके से अपने साथियों को कहती है, ये इन लोगों की प्रॉब्लम है, वो खुद सॉल्व कर लेंगे, हमें क्या। हाथी सुन लेता है और कहता है, ये सिर्फ उनकी नहीं हम सबकी प्रॉब्लम है। इंसानों का पेट इन पौधों से जब भर जाएगा तब हम जानवरों का खात्मा यही लोग करेंगे, तो अपने घटिया सोच को अपने पास ही रखो। फिर पूरे सभा में सबने मिलकर दूसरे दिन की तैयारी की। सबने अपना अपना दायित्व लिया और प्रण लिए कि इंसानों को अब छोड़ेंगे नहीं। दूसरे दिन सुबह होते ही इंसानों की टॉली आ पहुंची है जंगल में। जंगल की शुरुआत में ही एक बड़ा सा तालाब था जिसके आजू बाजू में ढेर सारे नारियल के पेड़ थे। इंसानों का जंगल में कदम रखते ही इतना हवा का झोंका आया कि नारियलों की पेड़ों से ऐसे नारियल नीचे उन लोगों की सर पर गिर रहे थे जैसे गोला बारूद। 2 लोग इसमें घायल हुए और बाकी के 9 लोग जंगल में घुस पड़े। रास्ते में हाथियों का झुंड उनको उद्देश्य करके ही जोरों का हमला किए, पर बेचारे जानवर इस बात से अनजान थे कि इंसानों के पास हृदय है, पर उसमें भावनाओं की जगह सिर्फ लालच और हिंसा छुपे हुए हैं। इन लोगों ने हाथियों पर गोलियां चलाई जिसमें 2 हाथी घायल हुए और वो लोग फिर चंदनों की गांव में घुस गए और सबसे पहला वार किए सबसे बुजुर्ग मुखिया जी के ऊपर, क्योंकि उनको पुराना और पक्के चंदन की लकड़ी चाहिए था। और मिनटों में ही मुखिया जी उनकी पत्नी और 2 बेटों का बेरहमी से हत्या कर दिया। छोटा बेटा कोको जोर जोर से चिल्लाने लगा, तेरी ये मजाज, भगवान आज हमारे पैर नहीं बांधते तो तेरे सर में से मैं धर अलग कर देता। पूरे परिवार और गांव वाले जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मदद मांग रहे थे, पर सब जानवर डर चुके थे। इसी वजह से कोई आगे नहीं आ रहा था। सिमी जो रियो से मन ही मन प्यार करती थी, वो जोर जोर से कहने लगी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रियो, प्लीज वापस आ जाओ, ऐसे मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अग्निचंद अपने बेटी को घूर घूर कर देख रहा था। सभी लोग अपने अपने जड़ को हिलाने की कोशिश करने लगे, अपने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान करने के लिए राजी थे। शोर उनको डराने लगे, इतने जोर जोर से शोर कर रहे थे चंदन और शेर, चीता, भालू, पर ये इंसान उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो अपने पैर काटने में ही मशगूल थे। तभी कोको बड़ी जोरों से आवाज करके 2 आदमी के ऊपर गिरा और उसमें ही दोनों की मृत्यु हो गई, साथ ही साथ कोको का भी।
सब लोग इस बुरी हालत में ही जोर से चिल्ला के शाबाशी दी कोको को, जिसने अपनी जान पर खेलकर 2 दुश्मनों को मारा। 2 लोगों की मौत देखकर अब वो 7 लोग भी थोड़ा घबरा गए, और जब इन लोगों की शक्ति जरा सा कम नजर आया, तभी पीछे से अजगर अपनी पूंछ से 7 लोगों को झपट लिए और इंसान अजगर पर गोलियों की बारिश करने लगे। इसी में मधुमक्खी और उसके फैमिली के कुछ जहरीले कीड़े इन लोगों पर आक्रमण करते हैं। उनका टारगेट ये था कि इंसानों को जिंदा वापस भेजना है, ताकि वो लोग जंगल से बाहर जाकर सबको ये कह सके कि ये जंगल बहुत खतरनाक है। यह जाना मतलब जान की बाजी लगाना, ताकि आगे से कोई यहाँ आने की हिम्मत न करे। अजगर बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था गोलियों की वजह से। मधुमक्खियों ने उनको बहुत काटा, पर उतना ही काटा ताकि वो वापस घर लौट सकें। और ऐसे ही इंसानों के साथ जंग में जंगलवासी जीत गए अपने एकता की वजह से। पेड़ और जानवर दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर उनका लड़ाई एक था। ऐसे ही अपने जान पर खेलकर कितने जानवर और पौधे शहीद हुए, अपने जंगल की रक्षा किए। और हम इंसान इतने खुदगर्ज है, अपने हाथ पैर दिमाग और टेक्नोलॉजी होते हुए भी खुद की रहने की जो जगह है उसको बचाने की जगह खुद ही उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दोस्तों, कैसा लगा आज की कहानी? अगर मेरी कहानियां आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे और मेरे कहानियों को आप लोगों की बहुत जरूरत है। ढेर सारा प्यार मेरे प्यारे श्रोताओं को।